हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पोस्ट मैच एनालिसिस, जो कि मैच नंबर 3 था आज पेरिस ओलंपिक में भारत का बेल्जियम के साथ, जिसमें भारत ने एक गोल के अंतर से ये मैच 2-1 से गंवाया और बेल्जियम अभी तक की पूल बी की अनबीटन टीम के रूप में लगातार बनी हुई है। और आने वाले समय में चूंकि भारत के लिए एक बहुत बड़ी चैलेंज के रूप में ऑस्ट्रेलिया के साथ ये लास्ट मैच होगा और उसके बाद नॉकआउट स्टेज में भी इंडिया जो है वो जाएगी, तो वहां पे कौन कौन से चैलेंजेस होने वाले हैं, कौन कौन सी चीजों को इम्प्रोवाइज करने की जरूरत पड़ेगी और आज इंडिया के लिए क्या पॉजिटिव्स थे और क्या नेगेटिव्स थे, उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं अगर मैच समरी की बात करूं, आज ये मैच जो है वो एक अच्छी इंटेंसिटी के साथ शुरू हुआ, जिसमें आपको पहले क्वार्टर में 0-0 स्कोर जरूर रहा, लेकिन दोनों ही टीमें अटैकिंग मूड में वहां पे नजर आ रही थी। भारत की तरफ से भी अच्छे मूव बने और अच्छे अटैक्स जो है वो गोल पे भी हुए। अभिषेक का पहले क्वार्टर में बहुत अच्छा जो है वो स्कोर करने का एक प्रयास था, लेकिन जो कि असफल रहा था। लेकिन साथ ही साथ बेल्जियम एक अच्छे बॉल पोजीशन के साथ पूरे मैच में वहां पे खेलते हुए नजर आ रही थी। दूसरे क्वार्टर की अगर हम बात करेंगे तो वहां पे अभिषेक ने एक अच्छा स्कोर भारत के लिए दिया और 1-0 से वो जो है भारत आगे चल रहा था और अच्छी लीड के साथ भारत ने एक हाफ जो है वो फिनिश किया। श्रीजेश का एक बहुत बड़ा रोल यहाँ पे पहले दो क्वार्टर में भी दिखा और मैच के अंत तक वही इंटेंसिटी श्रीजेश के खेल में दिख रही थी, जहां पे वे किसी भी तरह की चूक करने के लिए तैयार नहीं थे। और पहले दो क्वार्टर में तो भारत को उन्होंने गोल एक तरह से बेल्जियम को उन्होंने गोल लेस रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। तो अपने आप में पहले दो क्वार्टर भारत अपने नाम करने में कामयाब रहा था, जबकि वहां पे बेल्जियम अपने आप में, मैं अगर कहूंगा तो मैं उनको ऊपर ही रखूंगा उन दो क्वार्टर्स में, जहां पे जिस तरह से अटैकिंग मोड में बेल्जियम दिखाई दे रही थी। तीसरा क्वार्टर जब स्टार्ट हुआ तो वहां पे टॉम मून ने जो है वो एक स्कोर बेल्जियम को दिया और वहां से 2-1 की बराबरी वहां पे उस वक्त हो गई थी। लगातार पेनल्टी कॉर्नर दोनों टीमों को मिलते रहे। एक बार फिर से पूरे मैच में ऐसा दिखाई दिया जहां पे हरमनप्रीत जब जब उस 11 में नहीं थे, यानी कि जिस वक्त वो सब्स्टिट्यूशन में थे, सब्स्टिट्यूशन बेंच के दौरान भारत के लिए कोई भी होप पीसी के अंदर हमको दिखाई नहीं दे रही थी। यानी कि थोड़ा सा एक वेरिएशन भी हमको नहीं नजर आ रहा था। दूसरा कोई प्लान भी जो है वो हमारे पास बहुत एक रेयर चांस हो जाता है कि अमित रोहिदास कुछ कर जाएं, लेकिन उसके अलावा मुझे लग नहीं रहा था कि जो बहुत ज्यादा एक कॉन्फिडेंस भारत के अंदर नजर आ रहा था। जब जब हरमनप्रीत आते हैं तो एक नेगेटिव ये भी चीज हो जाती है कि हरमनप्रीत होने का भारत जरूर लाभ लेना चाहता है, लेकिन सारी टीमें कुछ ना कुछ रीड करके आई हैं। ब्लॉक जो है वो डबल रशर से ब्लॉक किया जाता है और लगातार ये चीज हमें देखने को मिल रही है पूरे एंटायर टूर्नामेंट में। तो अब यहाँ पे हरमनप्रीत के होने से सब टीम्स को पता होता है कि भाई हरमनप्रीत ही उस शॉट को लेंगे ड्रैग फिट के थ्रू, तो सारी टीमें रेडी होके आती हैं। तो प्लान बी या वेरिएशन क्या है हमारे, वो अभी तक जो है वो उनको हम ढूंढने में सक्षम नहीं हो पाए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या इस वक्त अभी भी नजर आ रही है। उसके अलावा जो मुझे बार बार ये चीजें लगती है, जैसे बेसिक स्किल्स में हम बार बार मिस ट्रैपिंग की बात करते हैं या मिस पास की हम बात करते हैं। कई बार आपने बॉल पजेस करके रखा है, लेकिन हॉकी का खेल ऐसा है कि आपने अगर एक बार बॉल गवा दी तो उसको लेने में भी आपको समय लगता है और दूसरी टीम के पास इस तरह का मौका भी बन जाता है जहां पे वे गोल स्कोर तक भी पहुंच सकते हैं और स्कोरिंग अपने आप में एक बड़ी चीज हो जाती है, जहां पे आप अपनी दूसरी टीम को जो है वो आसानी से पीछे धकेल सकते हो। तो वहां पे बेल्जियम की तरफ से मिस पास या मिस ट्रैप कम देखने को मिल रहा था। हालांकि इंडिया का एक पॉजिटिव मुझे एरियल बॉल के रूप में भी दिखाई दिया, जहां पे पहले क्वार्टर से जो है हरमनप्रीत या दूसरे जो खिलाड़ी थे, खासकर हरमनप्रीत के अच्छे एरियल पासेस जो है वो दिखाई दे रहे थे। और उस स्थिति में भारत दिख रहा था जहां पे अच्छे एरियल बॉल लेके मिडफील्ड को जो है वो हम भेद रहे थे और अच्छे ट्रैप करके भी भारत की टीम में अगर हम कहें तो एरियल बॉल को अच्छा ट्रैप भी आज किया। विवेक सागर ने एक अंदर शूटिंग सर्कल के अंदर रिसीव करके अच्छा ट्राई लिया था। उसके अलावा और भी इस तरह के मौके बने, लेकिन मिस पास और मिस ट्रैप जो हम ग्राउंड बॉल की बात अगर हम करें तो वहां पे हम थोड़ा सा अभी भी थोड़ा नहीं बल्कि उसकी वजह से बहुत बड़ा इम्पैक्ट भारत के जो ओवरऑल जो गोल स्कोरिंग में या ओवरऑल रिजल्ट्स में बहुत ज्यादा आता है और कॉन्फिडेंस भी आपका जाता है जब आप इस तरह की बेसिक स्किल्स में गलतियां करते हो। एक और चीज मैं आपको यहाँ पे जोड़ना चाहूंगा, जहां पे शॉर्ट टैप जो होता है, यानी कि स्टिक को आपने शॉर्ट टैप बहुत ज्यादा आपको लिफ्ट नहीं करना चाहिए। जब जब आप शूटिंग सर्कल के अंदर हो उस वक्त आपको पता है कि आपके ओपोनेंट घेरा बना के आपके आसपास होंगे। आप जब भी स्टिक को लिफ्ट करेंगे तो तब तक आपके सामने जो है बॉल रहेगी नहीं। तो ये एक कॉमन सा कॉन्सेप्ट है, या अगर हम इसको कहें कि कॉमन सी बात है, जहां पे हर एक खिलाड़ी ये समझ सकता है कि जितना कम समय आप लिफ्ट करने में अपनी स्टिक को करेंगे
उतना ज़्यादा समय आपको स्कोर करने में मिलेगा। यानी कि क्विक टैप जो होता है, शॉर्ट टैप जो होता है, उसको भारत को यूज़ करना चाहिए शूटिंग सर्कल के अंदर, स्पेशली जब आपके आसपास ज़्यादा डिफेंडर्स हों। तो ये चीज़ अगर भारत करेगा तो शायद यहाँ से कुछ ना कुछ बेहतर रिजल्ट भारत को गोल स्कोर के रूप में, फील्ड गोल में खासकर आपको देखने को मिलने वाले हैं। एक और भारत का जो पुराना, अगर हम कहें कि दर्द हमेशा रहता है एज ए ऑडियंस जब हम मैचेस को देखते हैं, तो हमें यही लगता है कि लास्ट मिनट्स जो होंगे किसी भी क्वार्टर के या मैच के, वहां भारत के लिए कुछ ना कुछ समस्याएं होती हैं और भारतीय खिलाड़ी वहां अपनी नर्व्स को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो आज भी यही चीज देखी गई। मिस ट्रैपिंग बहुत ज्यादा बाद में होने लगी। जब हम 1-1 से पीछे चल रहे थे तो दूसरा गोल जब स्कोर बेल्जियम ने किया, उसके बाद हम उसको उतार नहीं पाए। तो उस स्थिति में हम डिसिप्लिन को भी मेंटेन नहीं कर पाए हमारी तरफ से। आपने देखा होगा जहां पे राजकुमार पाल ने एक येलो कार्ड भी ले लिया और 5 मिनट के लिए वो जो है वो सब्स्टिट्यूशन बेंच उसमें कार्ड लेके वो बाहर जो है वो बैठे दिखाई दिए आपको। तो उस स्थिति में जहां पे आपके पास, जब आप एक गोल ऑलरेडी कंसीड किए हुए हो और आपको पहले ड्रॉ करना है और फिर जीतने की तरफ जाना है, उस स्थिति में आप एक अपना खिलाड़ी जो है वो आपने कम कर दिया और 10 प्लेयर्स के साथ आप खेल रहे हो। तो इस तरह के कंपटीशन में जो हाईली रेटेड जो टीमें होती हैं उनके सामने खेल पाना आसान नहीं बल्कि बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उस स्थिति में भारत ने वहां पे एक बहुत बड़ी गलती की फिर से, जो कि उजागर होते हुए नजर आई। पहले 2 मैचेस में अच्छा खेल रही थी, कोई भी, मैं पिछली मैच में तारीफ भी कर रहा था पोस्ट मैच एनालिसिस में कि जहां पे डिसिप्लिन मेंटेन किया है भारत ने, लेकिन इस मैच में येलो कार्ड लेके फिर से एक बार फिर वही चीज लेके आ गई, जहां पे मिडफील्ड में जबरदस्ती आप पुश करते हुए नजर आ रहे हैं और कार्ड लेके जो है वो आप वहां पे 5 मिनट अपनी टीम को जो है वो कहीं ना कहीं नुकसान में रखते हुए नजर आए। तो अंत में श्रीजेश को बाहर भी किया और 10 फील्ड प्लेयर्स के साथ चूंकि एक येलो कार्ड मिला हुआ था तो वो भी हम फायदा बहुत ज्यादा वहां पे ले नहीं पाए। तो अंत में जो स्कोर लाइन रही वो 2-1 जो है वो फाइनली रही थी। एक चीज और मुझे आज बड़ी कमेंटेटर का एक वर्ड मैं सुन रहा हूँ कि स्कूल बॉय एरर, उन्होंने इस चीज को कहा था। स्कूल बॉय एरर आपने देखा होगा 23 मीटर के अंदर और शूटिंग सर्कल के बिल्कुल जस्ट बाहर एक बार बॉल जो है वो भारत को मिली थी, फ्री हिट मिली थी। और वहां पे जो नियम ये कहता है कि दोनों ही टीमें, चाहे वो अटैकिंग टीम हो चाहे वो डिफेंसिव टीम हो, ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों टीम्स को जो है वो क्या करना होता है, 5 मीटर दूर खिलाड़ियों को खड़ा होना होता है। लेकिन वहां पे लास्ट के मोमेंट में आपने इस तरह से भी बॉल को गवा दिया कि आप 5 मीटर दूर खड़े नहीं हुए और वहीं पे आपने एक खिलाड़ी को पास कर दिया। उस स्थिति में भी आपसे वो बॉल चली गई। तो ऐसी छोटी छोटी गलतियां अगर आप रूल्स को दिमाग में रख के हुए नहीं खेल पा रहे हो इंटरनेशनल लेवल में, तो ये भी एक बड़ी कमी के रूप में नजर आती है। तो कुल मिला के अगर देखें तो पॉजिटिव सिर्फ मुझे आज यही लगे कि एरियल बॉल से आपने अच्छी स्ट्रेटजी, जो आपने स्ट्रेटजी बनाई थी उसको आप एग्जीक्यूट करते हुए नजर आ रहे थे। उसके अलावा पीसी वेरिएशन फिर से एक नेगेटिव पार्ट रहा है। पॉजिटिव में एरियल बॉल के अलावा आपको अगर बॉल पोजीशन देखेंगे तो थोड़ी ठीक रही, मतलब अगर कंपैरिजन करें बेल्जियम के साथ तो वो बहुत अच्छी तो नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो इंटरवेंशंस होने चाहिए थे शूटिंग सर्कल के अंदर वो भी कम नजर आए और गोल पे जो है वो शॉट आज हमने थोड़े ठीक खेले। तो वो एक पॉजिटिव पॉइंट मुझे यहाँ पे नजर आता है। और श्रीजेश का लगातार अच्छा खेल खेलना ये भारत के लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, ये भी मुझे ऐसा लगता है। लेकिन नेगेटिव में एक बार फिर डिसिप्लिन आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, येलो कार्ड लेके आप बाहर बैठ जाते हो, आप टीम को जो है वो एक खिलाड़ी लेस से वहां पे खेलने को छोड़ जाते हो। तो ये चीजें भारत के लिए आगे बहुत दिक्कत देने वाली हैं। उसके अलावा मिस पास, मिस ट्रैपिंग, शॉर्ट टैपिंग मिसिंग जो होना है, जो हाई लिफ्ट जो शूटिंग सर्कल के अंदर कर रहे हैं, तो ये भी एक नेगेटिव पार्ट मेरे ख्याल से यहाँ पे होता हुआ दिखता है। यही मार्जिन कहीं ना कहीं वो 2-1 गोल का अंतर जो है वो आपको लेके देता है। तो ये सारी चीजें मुझे आज के इस मैच के बाद एनालिसिस करके नजर आती हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव जो मैंने आपको बताया। अगर आपकी तरफ से भी किसी तरह का कोई सजेशन, कोई एनालिसिस आपने इस मैच का किया है तो आप जरूर हमसे शेयर कर सकते हैं। उसको हम इंक्लूड भी करेंगे अपने पोस्ट मैच एनालिसिस जो नेक्स्ट हम करेंगे, तो उसमें कोशिश करेंगे कि उस सिनेरियो से भी हम एनालिसिस करने की कोशिश करें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। पेरिस ओलंपिक में भारत का सफर अभी और है, क्योंकि प्री क्वार्टर के लिए क्वालिफाई तो कर ही चुकी है भारत, लेकिन मैंने जैसा कहा था कि टॉप 2 में अगर रहना है तो ऑस्ट्रेलिया को हराना होगा। बेल्जियम से मैच हम हार गए हैं, पहला मैच हम न्यूजीलैंड से जीते थे, अर्जेंटीना से हम ड्रॉ खेले हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया को भारत हरा देता है तो टॉप 2 की राह काफी आसान हो जाएगी। ये उम्मीद हम करते हैं कि अगला मैच जो है ऑस्ट्रेलिया से भारत अच्छा खेलेगा। इसके बाद हम मिलेंगे फिर से एक बार फिर आपको पोस्ट मैच एनालिसिस में। थैंक यू सो मच।